मेरे आज के शो बदलते हालात में दुनिया भर में बसने वाले इंसानों को नवाब कैफी का सलाम। आज के बदलते हालात में आप देख सकेंगे कश्मीर में लगा हुआ तवील कर्फ्यू, भारत में शहरियत का नया कानून, पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में एहतजाज और साथ ही भारत की कोशिश कि कश्मीर में तिरंगा लहराए, जिसकी उड़ान को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क ने पसंद नहीं किया। आज जम्मू और कश्मीर में करोड़ों मुसलमानों की ज़िंदगियों को अमित शाह, अजित डोवल और मोदी सरकार के लगाए गए तवील कर्फ्यू की दीमक चाट रही है, जबकि भारत में अक़लियतों को तास्सुब की दीमक खा रही है। These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। घुसपैठिए से उनकी मुराद जानते हैं कौन है? सब यही लोग। आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं है, या बोल रहे हैं शांति आ गई। Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. More than 10,000 women are being raped by Indian army. मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने देते? मोदी जी को नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद और शुक्रिया भारत के उन तमाम प्रधानमंत्रियों की जानिब से जिनकी आत्मा अपने परमात्मा के चरणों में बैठी आपके इनकलाबी कारनामों के गीत गा रही है। सबसे पहले धन्यवाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जानिब से, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदर कुमार गुजराल और लंबी उम्र पाने वाले देवेगौड़ा और कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह की जानिब से भी धन्यवाद। और आखिरी धन्यवाद यानी शुक्रिया महात्मा गांधी जी की जानिब से कि जो काम वो 73 बरस पहले कश्मीर में नहीं कर सके, वो काम आपने अमित शाह के ज़रिए करवा दिया। यानी जम्मू और कश्मीर की ख़ास हैसियत को ख़त्म करके भारत में ज़म करने का ऐलान कर दिया। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है और आज वो रुकावट हमेशा के लिए दूर हो गई। श्री अमित शाह मिनिस्टर टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। मोशन मूव दैट द बिल बी पास्ड। आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, लेकिन मोदी जी, कश्मीर के इस फैसले को सोनिया गांधी जी ने आज का ब्लैक डे कहा है। देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अमित शाह ने दावा किया है कि कश्मीर में 5 साल में मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा। मैं कहता हूं, हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बना दें। मैं आपको कह रहा हूँ 5 साल बाद यही 370 आप देखते हैं। आई एज अ सिटीजन इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 साल बाद भी यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं होगी। आज कश्मीर की वादी में मुकम्मल लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है और कम्युनिकेशन का तमाम निज़ाम ख़त्म हो चुका है। पूरा बंद है। देयर इज़ अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। इवन जो सोर्स नंबर्स इन्होंने गवर्नमेंट ने जनरेट करे थे, जो सैटेलाइट नंबर्स भी इन्होंने वो ला दिए थे, वो भी दे आर नॉट वर्किंग। कश्मीरी रहनुमाओं की अक्सरियत घरों में कैद है। अगर हालात सामान्य हैं तो फारूक अब्दुल्ला अपने घर में नज़रबंद क्यों है? अगर हालात ठीक हैं तो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हुए वो नज़रबंद क्यों? अगर हालात सामान्य हैं तो महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर रही है वो बंद क्यों? फिर सैकड़ों और जो लीडर्स हैं स्टेट के, जो लेजिस्लेचर से रहे हैं, मिनिस्टर से रहे हैं, वो नज़रबंद क्यों हैं? निहत्ते कश्मीरियों पर तशद्दुद भारत के फौजियों का मामूल बन चुका है। यहाँ जो भारतीय फौज जो काबिज़ है, यहाँ भारतीय
भारतीय जो हुकूमत है वो हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, पूरी दुनिया को मालूम है। तब भी कश्मीरियों को मारा, आज भी मार रहे हैं। उनको निकाल के अपनों को, इसका मतलब ये है हम पराए हैं इनसे। माहिरीन का कहना है कि कश्मीर को भारत से मिलाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गंगा और जमुना के दो पानियों को आपस में मिला दिया जाए, क्योंकि कश्मीर का रहन सहन, वहाँ का कल्चर भारत के कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लबो लहजा भी अलग है। 1990 से अब तक डिफरेंट ईयर्स में सर्वे हुए हैं, वहाँ 5% लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A के हवाले से एक अर्जदाश पेश की और ये कहा कि इसको हटाया जाए, इसको खत्म किया जाए। दरअसल ये वही सोच है जो आरएसएस और बीजेपी आज से नहीं बल्कि कई सालों से कश्मीर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। 3 मरतबा भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि कश्मीर को भारत में ज़म कर लिया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक डिस्प्यूटेड मसला है और इसे हक़ राय दही दिए बगैर हल नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी जी की सरकार ने इस मामले को आरएसएस के हवाले से बढ़ावा दिया है, जिसके नताइज आने वाले वक्त में देख सकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी तीन पीढ़ियां कश्मीर के लिए 370 हटाने के लिए अपने बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटी है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जम्मू और कश्मीर में लगे तवील कर्फ्यू के बारे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में शदीद मजम्मत की है। 8 million people of Kashmir under curfew. Women, children, sick people, locked in as animals. इस किस्म का तवील कर्फ्यू और बल्कि कंसंट्रेशन कैंप बनाना ये आलमी तारीख का एक अनोखा वाक़या है। एक पेन के स्ट्रोक से उन्होंने सारी कश्मीरी कौम को अपने ही मुल्क के अंदर उनको रेफ्यूजी बना दिया गया है। पुलिस मिल के जाके दरवाजे खोल के मार रही है, बड़े बड़े लेके गार्डर्स के दरवाजे तोड़ रही है। सारी दुनिया ने इंडियन गवर्नमेंट के इस इक़दाम को पसंद नहीं किया, मजम्मत की, रद्द-ए-अमल दिखाया। आलमी मीडिया ने, आलमी ज़मीर ने, तमाम बैनुल-अक़वामी इदारों ने कि इंडिया ने 370 दफ़े और 35A का ख़ात्मा करके बहुत बड़ा जुल्म किया है और एक हलाकू खान और चंगेज़ खान की तारीख को जिंदा किया है। Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo because India has changed the constitution and taken away the special status? They'll accept that? पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है, पाकिस्तान यही बातें कर रहा है। मोदी जी, ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान बोल रहा है कि आपका फैसला गलत है। आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं आई। आप बोल रहे हैं शांति आ गई, शांति आई नहीं। वहाँ के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। आपने तो पॉलिटिकली पूरा कश्मीर को और खासकर श्रीनगर को, वैली को तो आपने सील कर दिया बिल्कुल। ये हिंदुस्तान का नौजवान शायर बोल रहा है कि आपका फैसला गलत है। दिल्ली में बैठे हुए लोग, मुंबई में बैठे हुए लोग उल जलूल फैसले कर रहे हैं, सब चुप हैं, विपक्ष खामोश है, सियासी लोग खामोश हैं। लोग मुझसे भी कहते हैं कि अब तुम भी चुप हो जाओ, क्योंकि ये चुप रहने का दौर है। बोलोगे तो परेशान कर दिए जाओगे। अगर आपका फैसला सही है तो ये कश्मीरी नौजवान क्यों परेशान है? कश्मीरी लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती तो इतनी फ़ौज लाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने फ़ौज लाई है, ज़बरदस्ती हमसे की है। हमारी ज़िंदगी देखिए आप, आज देखिए हमको बनाया कैसे इन लोगों ने। वी आर लिविंग लाइक नोमैड्स। आई मीन वी हैव नथिंग। अगर आपका फैसला सही है तो ये कश्मीरी ख़वातीन क्या बोल रही हैं? ना वो हमारे लिए सोच रही, ना कुछ भी, ना हमारे भाइयों के लिए किसी भविष्य तो है ही नहीं कश्मीर का कुछ। जैसे हालात है तो मुझे लगता है 1-2 साल में कश्मीर के लोग रहेंगे ही नहीं बेचारे। माई आइडेंटिटी that I am a Kashmiri, my Kashmiriyat that has been ruined, that has been murdered in the parliament, in the daylight of parliament. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में RSS के माइंडसेट की वजाहत की है। What is RSS? Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity.
racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. हिंदुत्व का प्रचार करने वाले बीजेपी के एक गुमाश्ते राजेश्वर सिंह ने ऐलान किया है कि 31 दिसंबर 2021 में हिंदुस्तान से मुकम्मल इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा हो जाएगा और हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रह सकेगा। 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इस दिस कंट्री, हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे, हमारा संकल्प है। 400 villages overnight were purged of all Christians. 60,000 Christians fled to the forest to save themselves. 6,000 plus houses, more than 320 churches were razed to the ground. Schools, colleges, hospitals, clinics, everything burned. 120 people killed, nuns raped. बीजेपी सरकार का ये ख्याल है कि हिंदुस्तान के आइन में तब्दीली के बाद जम्मू और कश्मीर में आरएसएस का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया है और वहाँ की राजधानी पर कब्ज़ा करने के बाद कश्मीर की तहरीक भी ख़त्म हो चुकी है। आप यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे, उनको दामाद की तरह लाके दिखाते हैं यहाँ पे, और आप उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो आपके गीत गा सकें, और सेलेक्टेड जगह पे दिखा रहे हैं उनको, पूरा कश्मीर घूमने नहीं दे रहे हैं। श्रीनगर कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने कश्मीर के कर्फ्यू ज़दा इलाके में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया। Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. In fact, it's a very sad thing, but the press people who were with us were mishandled. Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal. सुनाया गया है कि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह या लीडर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी पप्पू कहते हैं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। यूँ लगता है कि पार्लियामेंट मेंबर गुलाम नबी आज़ाद भी हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं है। एक तरफ से सरकार बोलती है कि हालात सामान्य हैं और दूसरी तरफ से किसी को जाने नहीं देती। ये तो इतनी कंट्रडिक्शन मैंने कभी नहीं देखी। हालात सामान्य हैं तो हमको, जो मैं अभी मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ स्टेट का, एक्स चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ, मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने देते। कर्फ्यू ज़दा कश्मीर का एक नौजवान ये बता रहा है कि घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ना कुछ पीने के लिए है, ना अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट कर पा रहे हैं हम। इस टाइम भी हमारे घर वाले परेशान हैं, हमारे माँ बाप परेशान हैं कि भाई वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, इस टाइम पता नहीं क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी हमें हमारा हाल नहीं पता है। कश्मीर में कर्फ्यू के नाम पर भारत के फौजियों को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी भी घर में दाखिल होकर कोई भी तशद्दुद कर सकते हैं। ऊपर में चढ़ी ने पीछे से पता नहीं किसी ने पत्थर मारा और मैं नीचे गिरी, फिर मुझे हॉस्पिटल लिया गया, फिर मैं वहाँ से आई, मैं देख रही हूँ मेरे बाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे आज विक्टिम बनाया, कल मेरी बहन को बनाया, उनकी मेरी चाची को भी अब बनाया विक्टिम। कश्मीरी ख़वातीन आज सरापा एहतजाज हैं कि भारतीय फ़ौज अपनी मनमानियों की इंतहा तक पहुँच चुकी है और जुल्म तशद्दुद का सिलसिला घरों तक जारी है। आज जम्मू और कश्मीर के कर्फ्यू ज़दा इलाके में मुसलमान ख़वातीन की इस्मतें महफूज नहीं हैं। देखिए और सुनिए सोशल मीडिया क्लिप क्या बता रहा है। I'm going to refer to my own home state of Kashmir, which has been occupied by India since 1947 against the will and wish of the people of Kashmir. More than 10,000 women are being raped by Indian army. More than 10,000 women. $100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are two human rights
United Nations human rights reports on this. 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. I request the United Nations, I request the international community, please to intervene, because there are human rights violations happening in Kashmir. People are literally scared. They are not allowed to be in a group of, we are not able to visit our families because of the fear. It's not like, yeah, some roads are open, but there's a fear in the people which has been created by the army. Kashmir is the largest armed zone in the whole world. गुलाम नबी आज़ाद मीडिया को बता रहे हैं कि 7 माह के बाद आज कश्मीरी लीडर फारूक अब्दुल्ला को रिहाई मिली है। 7 महीने फारूक अब्दुल्ला साहब को नज़रबंद रखा गया, जिसकी वजह अभी भी हमें मालूम नहीं है। मगर ये आज़ादी अभी पूरी नहीं है। अभी बहुत से हमारे लीडर बन गए। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म व तशद्दुद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कोई भी कदम उठा सकता है। And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fear, worry. ये हिंदुस्तान की कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तान एटमी धमाका करना चाहता है तो बेशक कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बची खुची आबादी भी पूरी दुनिया पर राज करेगी। होता है न्यूक्लियर वार तो होने, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अजीत दोवल के बयान को गीदड़ भपकी करार दिया है। ये सिवाय गीदड़ भपकी को और कुछ नहीं है और खाम ख्याली है कि वो ये समझते हैं कि जी कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और वो बच जाएंगे। ये जो कहना कि जी हम बहुत बड़ा मुल्क है और हम बच जाएंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, अगर हिंदुस्तान ख़त्म हुआ तो हिंदू कहीं भी नहीं बचेगा और उसको कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। ये न्यूक्लियर वारफेयर, एटॉमिक वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, ABC, जितने भी आप कहें, जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक वारफेयर सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो एक सेल्फ एश्योर्ड गारंटीड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड होगा, जिसके अंदर में ये पूरी की पूरी पृथ्वी के अंदर में इतना बड़ा वो हो जाएगा कि शायद उसके बाद युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि लोग ही नहीं बचेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा है कि इस किस्म के बेमकसद बयानात देने के बजाय बेहतर होगा कि दोनों मुल्क आपस में मिलजुल कर रहे। इस किस्म के अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो वो तबाह हो जाएंगे। समझदारी की बात यह है कि मिलजुल कर रहो, आपस में पीस कायम करो और दोनों मुल्क तरक्की करें। आवाम के लिए ये लड़ाई झगड़े की बातें करना चाहिए, जहालत की बातें हैं। इमरान खान ने अपने खदशात का यूनाइटेड नेशन में इजहार करते हुए कहा है कि जिस दिन भी कश्मीर से कर्फ्यू उठाया जाएगा वहाँ एक खूनी इनकलाब भी आ सकता है। Cruel things like what Narendra Modi has done. When the curfew is lifted, will be a bloodbath. What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? They will be out in the streets. And what will the soldiers do? They will shoot them. आने वाले वक्त में बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा और इसका नतीजा इंडियन गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी के माबैन शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, उसको भी बीजेपी सरकार ने हवा में उड़ा दिया। शिमला समझौता हुआ, इसको भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसको रिकॉर्ड पर लाया। श्रीमती इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और शिमला समझौते ने इस बात को दोहराया है। इसलिए यूएन का जहाँ तक मामला है, भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों को पूरा संवैधानिक अख्तियार है, वो स्पष्ट हो जाए। They went against Simla Accord, which is about bilateral sorting out our differences through bilateral means. Went against that. That agenda became obvious on the 5th August when India went against
11 United Nations Security Council resolutions which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against that. 73 साल से यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के तहत जिन मसाइल पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बातचीत कर रहा था, अमित शाह ने उसे भी चंद लम्हों में समेट के रख दिया। यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP को सेटअप किया और 13 अगस्त 1948 को प्रस्ताव स्वीकार हुआ और जिस दिन 1965 के अंदर पाकिस्तान की सेनाओं ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करा, उसी दिन ये प्रस्ताव खारिज हो गया था, क्योंकि 1 और 2 नहीं होता है तो 3 का सवाल ही नहीं होता है। अमित शाह कहते हैं कि POK यानी पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं छोड़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कश्मीर के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने एक TV शो में ये कहा है कि इधर हम उधर तुम, यानी आज़ाद कश्मीर आपका हुआ और मकबूजा कश्मीर हमारा हुआ और इस मसले को यहाँ ख़त्म किया जा सकता है। ज़रा सुनिए। वाजपेयी जी पाकिस्तान गए और जाने से पहले मुझे मिले, कहा क्या कहूँ? मैंने कहा उनसे कहिए कि वो रख ले वो हिस्सा, हम ये रख लेते हैं और बॉर्डर आसान बना लेते हैं, आना जाना आसान रहेगा, तिजारत रहेगी, बाकी चीज़ें रहेंगी और ये जो 70 साल का दुख है ये आहिस्ता आहिस्ता मिट जाएगा। भारत के एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल कॉक ने कश्मीर की हकीकत को सच्चाई के साथ सामने रख दिया। I'm Kapil Kak, a former Air Vice Marshal of the Air Force, who's a Kashmiri, born there, studied there, college there, and at the age of 17 or so joined the Air Force. Normally, under the principles governing partition of India, our riyasat of Jammu and Kashmir should have gone to Pakistan. But we chose India for its secularism, for its democracy, and its caring nature towards the citizens of Jammu and Kashmir, unquote. Now, if this is what Sheikh Abdullah said to the Constituent Assembly, today we see a complete upending of that speech and its essence. और अब मंतक ये है कि अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर का मसला भारत का दाखिली मामला है। The state of Jammu Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India. ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो POK इसके अंदर ही आता है। लद्दाख को भारत में शामिल करने पर सियासत के सितारों की चाल को न समझने वाला BJP का नौजवान लद्दाखी नुमाइंदा ऐसे खुश दिखाई देता है जैसे लद्दाख को अपने खोए हुए माता पिता मिल गए हों। हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते हैं, ये है लद्दाख। यूँ लगता है कि BJP सरकार ने भारतीय फौजों को पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलियां बरसाने का लाइसेंस दे दिया, जिसके नतीजे में मासूम शहरी और पाकिस्तानी फौज के जवान अक्सर शहीद होते रहते। मोदी जी ने कश्मीर में भी वही कर दिखाया जो गुजरात में हुआ, यानी हजारों शहीदों के लहू को नज़रअंदाज कर दिया गया। जिसका हर लफ्ज़ से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, मैं कश्मीर हूँ, मैं कश्मीर हूँ। अभी कश्मीर की आग बुझने भी नहीं पाई थी कि BJP सरकार ने शहरियत के नए बिल का एक नया शोशा छोड़ दिया, जिसने पूरे भारत की ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया। करोड़ों लोगों की मुखालफत के बावजूद भारत की राज्यसभा में शहरियत के नए बिल को पास होने से कोई नहीं रोक सका।
Home Minister Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved. Result of the division: ayes 125, noes 105, abstain 0. The motion, the bill is passed, is adopted. I am convinced that the bill that you have brought is an assault on the very foundational values of the Indian Constitution. It hurts the soul of India. It's against our Constitution, against our democracy. It fails the morality test. It's divisive and discriminatory. It is against the very preamble of the Constitution of our Republic. हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है. हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं. आपने कहा पूरे देश में आप एनआरसी लागू करना चाहते हैं, घुसपैठियों को भगाना है. आप तो कह रहे हैं ये आपका आंतरिक मामला है. इसका मतलब आपको अगर घुसपैठिए मान लीजिए मिल गए, 2 करोड़ घुसपैठिए अगर आपको मिल गए, तो आप हिंदुस्तान के अंदर एक घुसपैठिया देश बनाएंगे. घुसपैठिए से उनकी मुराद जानते हैं कौन है? सब यही लोग. अमित शाह कहते हैं कि भारत की कांग्रेस के लीडर पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान की जुबान बोल रहे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए हैं वो एक समान है, एक समान है. एयर स्ट्राइक के लिए जो बयान दिए गए, एयर स्ट्राइक के लिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान है. सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो बयान दिए गए कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से और पाकिस्तान के नेताओं के माध्यम के एक समान है. शहरियत का नया कानून मंजर आम पर आया तो दिल्ली की सड़कों पर करोड़ों इंसानों का वो सैलाब उमड़ आया जो शायद कभी मुग़लिया तारीख़ ने भी नहीं देखा और ना ही कभी भारत की तारीख़ ने देखा था. कोई अमित शाह, कोई नरेंद्र मोदी कैसे तय कर सकता है कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं या नहीं है, आम हिंदुस्तानी इस देश का नागरिक है या नहीं है? कैसे कोई तय करेगा? आप कौन सा देश बना रहे हैं? आप एक ऐसा कानून लेके आए जिसकी बहुत कम लोग मांग कर रहे हैं, पूरा देश उसके विरोध में है, लेकिन आप जिद पे अड़े हैं कि नहीं हम इसे लागू करके रहेंगे, हम ऐसा कर देंगे, जो प्रदर्शन करेगा उसे हिंसक तरीके से कुचलेंगे. तारीख़ शाहिद है कि हिंदुस्तान पर अनगिनत लोगों ने सदियों से हुकूमत की है, जिसमें हिंदू राजा, मुसलमान बादशाह और बरतानवी राज के नुमाइंदे भी शामिल रहे. लेकिन किसी हाकिम वक्त ने अपने आकाओं से उनके बाप दादा का शजरा कभी नहीं पूछा. मगर आज नरेंद्र मोदी जी जनता से उनकी पैदाइश के क्रेडेंशियल्स मांग रहे हैं. ये अपने पिताजी और दादाजी का डॉक्यूमेंट तो ला नहीं सकते हैं. आप में से कितनों के पास होगा जो पिताजी का और माताजी का डॉक्यूमेंट होगा? अपना ही नहीं मिलेगा अभी कई साल पहले का. अब ये डॉक्यूमेंट्स की बातें हो रही है, आप उनको दूर करने की बात कर रहे हो, आप डरा रहे हो उनको. मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे. तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे. Sir, I might tell you something very interesting. I belong to a family which used to live in Lahore. I came to India and I was born here in 1948, but my brothers, my sister, my parents, my grandparents were all born in Pakistan. We were all refugees. When we came to India, we were not citizens of India. Why? Well, because we were not born in the Republic of India. Therefore, we were not citizens of India. शहरियत के तरमीमी बिल के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा में उठने वाली नुमाइंदा आवाज़ों और उसके नतीजे में भारत में होने वाले फसादात से जो बर्बादी हुई है, उसकी परवाह किए बगैर बीजेपी सरकार ने अपनी मनमानी कर दिखाई और भारत के वासियों की पुरसुकून ज़िंदगी को ताराज कर दिया. मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं. आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? मैं इस बिल को फाड़ता हूं. ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. अनकरीब इंडिया भी बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटेगा, टूट जाएगा मुख्तलिफ हिस्सों में. कश्मीर आज़ाद होगा, नागालैंड होगा. जितनी तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, वो अपने हकूक़ के लिए उठेंगी और आज़ादी लेके रहेंगी.
ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। अमित शाह साहब कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं मुंब्रा में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अमित शाह साहब, अगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे इस बार। तासुबात का आलम यह है कि दिल्ली में राह चलते लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारा मजहब क्या है। अगर वो हिंदू नहीं है तो गोली मार दी जाती है। एक 22 साल का लड़का मोटरसाइकिल के साथ 2 और लोगों के साथ जा रहा था और करावल नगर में, तो वहां रोका गया उसको। बोला कि तुम बताओ कौन हो, तुम्हारा रिलीजन क्या है? तो चुप रहा। फिर उसके कपड़े उतारे गए, फिर उसको मार दिया गया। ये दिल्ली में हो रहा था। धरने और मुजाहिरों को रोकने के लिए भारत ने अपनी फौज, अपनी पुलिस और खुफिया एजेंसियों का बेदरेक इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग लुक़्माए अजल बन गए। तो इतना तो साफ जाहिर है कि पुलिस जो हिंसा करवा रहे थे, कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। पुलिसकर्मी एक जख्मी इंसान को लाठी के साथ उसको मुंह पे मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तू बोल जन गण मन गा, जन मन गण गा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो लोग आ रहे थे क्या कर रहे थे? ये जो उज्ज्वला स्कीम है ना आपकी, उसके द्वारा जो सिलेंडर मिल रहे थे ना, वो घरों में फेंक रहे थे, जला रहे थे। ये उपलब्धि है। पेट्रोल पंप पेट्रोल बोतलों में डाल के जला रहे थे और पहले लोगों को डरा के भगा रहे थे। फिर उसी जगह उसी घर में लूट रहे थे, लूटने के बाद जला रहे थे। और ये दिल्ली में हो रहा था और प्रधानमंत्री 70 घंटे के लिए चुप थे। शहरियत के काले कानून के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहिरा दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ, जहां हजारों खवातीन कई दिन तक धरना दिए बैठी थी। People have come out in large numbers because they understand how this government is damaging the fabric of the country. Hindu, Muslims, everybody are equal. We want that equality. We want to in fact move towards greater equality amongst different sections of the society. शाहीन बाग में खवातीन के धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और आंसू गैस का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया और सैकड़ों खवातीन की बेहुरमती की गई। दिल्ली के मुजाहिरों में कई बेगुनाह इंसानों की आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और उनकी लाशों को गंदे नाले में फेंक दिया गया। दिल्ली के अंदर आप देखिए कि मुसलमानों के पूरे महल्ले जला दिए गए, उनकी अमलाक को जलाया गया, उनकी गाड़ियों को जलाया गया, यहाँ तक कि इंसानों को जिंदा जला दिया गया। तो आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के डिफरेंट पैचेस, डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ जहाँ मुसलमानों के पॉकेट्स हैं, हिंदू उस पर हमला करेंगे। ये एक बड़ी खौफनाक तकसीम आ गई है हिंदुस्तान के अंदर। ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितने भी अक़लियतें हैं, हमारे मसीह बरादरी के लोग, सिख लोग, दलित, और सब जगह मज़ाहमत है। दिल्ली में शहरियत के बिल के ख़िलाफ़ इस्लामिया कॉलेज के नौजवानों का एक तूफ़ान सामने आ गया जो आज़ादी के नारे लगा रहा है। All the people of India protesting against Citizenship Amendment Bill and NRC, and right now IIT Madras condemns police violence against the students. मालेगांव की ख़वातीन ने भी शहरियत के काले कानून के ख़िलाफ़ आज़ादी के नारे लगाए। अगर हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है तो ये जनता किससे आज़ादी मांग रही है? तुम डंडे मारो, हम नहीं झुकेंगे। तुम जेल में डालो, हम नहीं रुकेंगे। मैं पूछता हूँ कि खून बहता है, किसी का भी बहता हो, टोपी लगाने वाले का बहा हो या टीका लगाने वाला का बहा हो, बोलिए इंसानियत का कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ? आज मुसलमान ही नहीं, भारत के सिख, ईसाई, जैन, पारसी और हिंदू मत के मानने वाले भी इस नए काले कानून के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं।
यहाँ पे कोई मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं है। हम सब लोग भाई हैं, भाई की तरह रह रहे हैं। और यही जो गंगा जमुना तहजीब हमारी 5000 साल की है, यही मोदी और अमित शाह को खटकती है। जब शदीद धरनों और एहतजाज पर काबू नहीं पाया जा सका तो भारत के सहमे हुए वज़ीर आज़म को अवाम की अदालत में आकर ये कहना पड़ा कि ये कानून मुसलमानों और हिंदुओं के लिए तो है ही नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। क्यों साहब, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? मुसलमान इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? इस देश के प्रियम्बल को घायल कर दिया जाए, इस देश के आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को घायल कर दिया जाए और संविधान का जो सेकुलर फाउंडेशन है उसकी जड़ों को हिला दिया जाए और फिर कहो कि इस कानून से मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मुसलमानों तुम अपने घर में रहो। किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। किसी को भी चिंता करने की, कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत के इनकलाबी शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी नज़्म में ये एहसास दिलाना चाहा है कि ताकत का नशा हमेशा कायम नहीं रहता। 5 साल रहने वाली हुकूमत को जाना है और नए लोगों को आना है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, घरों को नजर आतिश किया जा रहा है और निहत्ते नौजवानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। आप बच्चों पे लाठियां, आप निहत्ती लड़कियों पे लाठियां बरसवा रहे हैं। कौन सा हिंदुस्तान? क्या ये वही देश है जहां नारियों की पूजा की जाने की बात की जाती है? क्या ये वही देश है जहां का प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहता है कि बेटी बचाओ? मजलूमों पर जुल्म सितम रवा रखने वाले हाकिम वक्त शायद ये भूल गए हैं कि आत्मा और महात्मा के ऊपर एक परमात्मा भी है जो चांद पर पहुंचने वाले चंद्रयान को एक लम्हे में आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है और तिरंगा ज़मीन पर ही रह जाता है। कश्मीर को भारत से जोड़ने और अक़लियतों को शहरियत के कानून से कारी ज़रब लगाने वाले महान सियासतदान एक छोटे से कोरोना वायरस के सामने कितने बेबस दिखाई देते हैं। वो अपनी जनता से विनती करते हैं कि घरों में बत्तियां बंद कर दो और सिर्फ दिए जलाओ। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मोदी जी के हुक्म पर भारत में करोड़ों दिए रोशन हो गए, लेकिन मोदी जी ने कभी ये नहीं सोचा कि कश्मीर में जो जलते हुए दिए बुझ रहे हैं उनका क्या होगा। माइनॉरिटीज़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का वायरस आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है और इस वायरस के साथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और पूरा एशिया ज़िंदा है। लेकिन इस समय भी भारत सरकार की सोच अक़लियत से इख्तिलाफ रखती है। अरब अमारात ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड देकर ये बात साबित कर दी है कि इस्लामी दुनिया मजहबी तासुबात से पाक है। लेकिन इसके बरक्स मोदी सरकार का मिशन मजहब की बुनियाद पर भारत के मुसलमानों की ज़िंदगियों को ख़त्म करने के मिशन पर गामज़न है। लोगों का कहना है कि भारत में इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ के पास कोई दबंग लीडरशिप नहीं है, या अगर मौजूद भी है
तो उसे उभरने का मौका नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत तासुबात के कम्युनल वायरस को फैला रही है। तक़सीम हिंद से लेकर आज तक भारत का तिरंगा अक़लियतों के लिए अमन व आश्ती का निशान समझा जाता रहा, लेकिन आज बीजेपी की मुतासिबाना पॉलिसी ने महात्मा गांधी के तिरंगे को भी शर्मसार कर दिया है। भारत की जनता और बाकी दुनिया ने एक दिन ये तमाशा भी देखा कि जब नरेंद्र मोदी जी इंडियन मीडिया पर्सन करण थापर के गुजरात में होने वाले पुरतशद्दुद सवाल पर माइक्रोफोन फेंकते हुए स्टूडियो से भाग निकले। By not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Allow to rest. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। आरएसएस की मोदी सरकार तो तासुबात का वायरस बेचकर वापस गुजरात चली जाएगी, लेकिन आने वाली कई हुकूमतें इस वायरस की वैक्सीन तलाश करने में फना हो जाएंगी। ये वायरस फैलाया किसने? ये वायरस उन्हीं लोगों ने फैलाया जो भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये वायरस युवा लोगों के मन में बैठ गया ना, तो न आप रहोगे न हम रहेंगे, और न लोकतंत्र रहेगा। मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ भारत की इस मुतासिबाना साजिश को इस्लामी दुनिया ने महसूस कर लिया है, जिसके नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से आज मलेशिया, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ दूसरे इस्लामी ममालिक भी मुत्तहिद हो चुके हैं। अरब अमारात की शहज़ादी हिंद अल क़ासमी का बयान सामने आ चुका है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग भड़काने की भारत की कोशिश को नाकाम बना दिया जाएगा। कतर के शेख उबैदी अल ज़हरानी ने भारत के जुल्म सितम को देखते हुए वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि सेंड हिंदूज बैक टू मोदी। हाल ही में कुवैत के मिनिस्टर अब्दुल्ला अल शुरेका ने भी भारत से तिजारत के बाइकॉट का ऐलान किया है। यही नहीं बल्कि अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया है और उसे ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है और उनके अफसरान पर सिफारती पाबंदियाँ भी लगाने का कहा है। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भी अपनी हुकूमत को ये रिकमेंडेशन दी है कि भारत को रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे किए जाने वाले मजालिम की वजह से उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। हवाएं मौसम का और दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। शायद कश्मीर की हवाओं में किसी की दुआएं शामिल हो गई हैं। साउथ एशियन वायर न्यूज़ के मुताबिक चीन की 5000 फौजों ने भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर दाखिल होकर मीलों इलाके तक रसाई हासिल कर ली है। सुनिए भारतीय मीडिया क्या बता रहा है। चाइना ने 4 जगहों से अपने 5000 सैनिकों को LAC के यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लांघकर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 जगहों से घुसपैठ की और ये 5 जगह भारत के लद्दाख में, 4 गलवान नदी में और 1 पैंगोंग लेक में। क्या उसका पाकिस्तान के साथ लिंक है? क्या उसका चाइना के साथ लिंक है? क्या कॉन्स्पिरेसी चल रहा है? कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन ये कह रहा है कि आधा ले चाइना को दे देना चाहिए, ले जाएंगे, और कारगिल को कश्मीर के साथ जोड़ के पाकिस्तान को ले जाएंगे। क्या बात चल रहा है आज कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या बात चल रहा है? ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान बोल रहा है। 2 चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था यार। ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर कर दे। और बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई।
और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी। जम्मू और कश्मीर में लगे तवील कर्फ्यू और दुनिया के बड़े मुल्कों की खामोशी के हालात को बदलने के लिए भारत के खिलाफ चीन ने इंतहाई कदम उठा लिया है। देखिए इंडिया टीवी की रिपोर्ट क्या बता रही है। भारत और चीन के बीच इस तनाव की वजह है LAC। चीन ने LAC की एक नई परिभाषा कर दी है। सुरक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल RK अरोड़ा से समझते हैं कि आखिर चीन चाहता क्या है। अगर आप नज़र ले जाएं, ये पेंगोंग त्सो लेक जहाँ पर है और ये काराकोरम पास जो है, इस लेक से काराकोरम पास तक घूमती घमाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इस लाइन पे दोनों फौज की टुकड़ियाँ तैनात हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, उन्होंने भी भारत की सलामती को ख़तरे में डाल दिया है, जिसकी वजह भारत का वो मुतनाज़ नक्शा है जो लद्दाख और कश्मीर को भारत में ज़म करने के बाद भारत ने जारी किया, जिसमें चीन के इलाकों को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। देखिए इंडिया टीवी की रिपोर्ट। एरिया जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये है अक्साई चीन का एरिया और इसकी अहमियत ये है कि चीन के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तिब्बत और जिंजियांग एरिया को कनेक्ट करता है, इसके बीच में से जाना पड़ता है। और ये आप लाइन देख रहे हैं जो कि इन्होंने हाईवे बनाया, जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं रही 1959 तक। और ये आगे काराकोरम हाईवे पाकिस्तान में जा रहा है और आगे ग्वाडर पोर्ट को कनेक्ट करता है। जम्मू और कश्मीर में लगे तवील कर्फ्यू, भारत में शहरियत का मुतनाज़ बिल और अब चीन का भारत के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला नरेंद्र मोदी जी के खुद साख्ता तासुबात का जवाब समझा जा रहा है, जिसने मोदी जी को परेशान कर दिया है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग। दुनिया ने नरेंद्र मोदी जी को चाय वाले के हवाले से जब रेलवे स्टेशन से रॉयल पैलेस शो में देखा तो वो इंसानियत के बुलंदबाला मीनार पे दिखाई दिए, क्योंकि उनके दबंग इरशादात को भारत समेत पूरी दुनिया ने सुने और नरेंद्र मोदी की अज़मत को चार चांद लग गए। लेकिन बाद के हालात में शहरियत का नया कानून और अक़लियतों से तासुबात के साथ कश्मीर में कभी ना ख़त्म होने वाला तवील कर्फ्यू मोदी जी की सियासी और इंसानी हैसियत के चांद को गहना गया। आज भारत को अजीत डोवल के बजाय अल्लामा इकबाल की उस फ़िक्र को सामने लेकर चलना चाहिए जो यकजहती का पैगाम है और जो हिंदुस्तान के तक़सीम से पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उम्मीद है दुनिया के बदलते हुए हालात के मुताबिक हिंदुस्तान की सोच में भी तब्दीली आएगी और हिंदुस्तान के इंसानी समंदर में तासुबात का कोई नया तूफ़ान नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। नवाब कैफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुनिया भर के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब का भी शुक्रिया, जिनके न्यूज़ क्लिप्स की मदद से आज का प्रोग्राम तैयार किया गया।